नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 5। और जो आज क्वेश्चन आपके डिस्कस होंगे वो होंगे आपके 31 to 40। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सरकारिया कमीशन जो था 1983 में फॉर्म्ड हुआ था, और ये हुआ था इस तरीके से याद कर लेना, इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब आपकी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इससे पहले कई सारे आपके इंटर स्टेट जो आपका पहले मैं बता दूं, आंसर है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड। और इससे पहले कई सारे बने थे, पर वो जो बने आपके कमीशन बने थे वो आपका स्टेट लेवल पे बने थे। बात समझ, जैसे पश्चिम बंगाल में बना था तो कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया था एक, आई थिंक अकाली दल का था एक, तो इस तरीके से थे। तो सरकारी कमीशन 1983 में फॉर्म्ड हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, पर इसने अपनी रिपोर्ट 1988-89 के आसपास दी थी, जब आपके कौन थे, राजीव गांधी आपके कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये आप याद कर लेना, और ये रिलेटेड आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूंछी आयोग है, वो भी याद करना है। तो लिखा हुआ है द सरकारी कमीशन वाज सेटअप इन द 1983 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द सरकारी कमीशन चार्टर was the examine the center state relationship on the various portfolios and suggest the changes within the framework of the constitution of India. The commission was so named as it was headed by Justice Ranjit Singh Sarkaria, उस समय थे, और ये रिटायर्ड जज थे आपके सुप्रीम कोर्ट के। द अदर मेंबर कौन कौन से, तो श्री बी शिवरामन थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे एक आपके, डॉक्टर एस आर सैन थे, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईबीआरडी। आईबीआरडी अगर मैं बता दूं तो ये आपका है, मैंने कई बार बताया, आईबीआरडी को बोलते हैं आपका वर्ल्ड बैंक आज का, ठीक है ना। पहले आईबीआरडी के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से। तो ये आप याद कर लेना। और एक थे आपके राम सुब्रमण्यन, ये मेंबर थे आपके किसके, सेक्रेटरी के। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। एक चीज़ और याद रखनी है कि सरकारी कमीशन ने जो रेसिड्यूरी पावर होती है ना, रेसिड्यूरी पावर्स जो थी, जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती है, वो किसके अंदर निहित करने की बात की थी, सेंटर। ये रेस्टिट्यूटिव पावर्स क्या होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपकी 7 शेड्यूल आता है उसमें जिक्र है किसका, उसमें जिक्र है आपकी 3 लिस्ट का। एक है आपकी यूनियन लिस्ट, एक है आपकी स्टेट लिस्ट, और एक है आपकी कौन सी, कॉन्करेंट लिस्ट। तो आप जानते हैं यूनियन लिस्ट जो आपके लगभग कितने सब्जेक्ट हैं इसमें, 100 आपके सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट में आपके 61 है, इसमें 61 है, इसमें आपके कितने हैं, इसमें आपके 100 है, इसमें 61 है, और इसमें जो देखने को मिलते हैं वो 52 है। तो क्या था कि जो इसने बात की थी वो ये बात की थी कि यूनियन लिस्ट में आपके 100 सब्जेक्ट्स पे पावर बनाने की बोल सकते हैं कि उनके पास क्या है, लीगल स्टेटस है कि वो 100 मुद्दों पे क्या बना सकते हैं, 100 विषयों पे क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। 100 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट के पास ऐसे 61 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जिनमें दोनों क्या कर सकते हैं, आपके कानून बना सकते हैं। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट आपका कौन सा आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, स्टेट का अपनी पुलिस आ जाती है, यूनियन का आपका क्या आ जाता है, आर्मी आ जाती है, फॉरेन अफेयर्स आ जाता है। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों में नहीं आता, तो फिर वो किस में आएगा, तो वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में आ जाता है। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में जो पावर होती है वो फिर सेंटर के पास बोली गई थी, किसके द्वारा, सरकारी कमीशन के द्वारा। इससे पहले जितने भी आपके स्टेट लेवल पर बनाए गए थे, ऑब्वियसली से उन्होंने बात जो की थी रेसिड्यूरी पावर को किस में डालने की बात की थी, स्टेट्स में। बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ था, पुंछी कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मनमोहन जो आपके थे, मनमोहन सिंह थे, उनके टाइम पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे बनी थी 2007 में। ये भी आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड थी। इसके जो आपके चेयरमैन थे वो कौन थे, जस्टिस मदन मोहन पुंछी थे। इनका नाम जरूर याद रखना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे फॉर्मर। 18 जनवरी 1998 से लेकर 9 अक्टूबर 1998 तक ये रहे थे। ये आपने याद रखना। कमीशन केम इनटू इफेक्ट ऑन द 27 अप्रैल 2007 टू रिलुक इनटू द प्रॉब्लम एंड इशू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन द इंडिया एवर सिंस देयर इशू वर अर्लियर लुक्ड इनटू द बाय द सरकारी कमीशन व्हिच हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द 1988। कोठारी कमीशन अगर पूछा जाता है, कोठारी कमीशन याद रखना, ये एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था 1964 का। और ये आया था किसके टाइम पे आपका, ये आया था आपका जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। ठक्कर कमीशन की बात करें, ठक्कर कमीशन आपका ये बना था जब आपका असैसिनेशन हुआ था ना इंदिरा गांधी का, तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्या थी, क्वायरीज थी, आपके जितने भी सबूत थे 1984 में। तो याद रखना, ठक्कर कमीशन टू प्रूव द असैसिनेशन ऑफ द इंदिरा गांधी एंड द कोठारी कमीशन फॉर द एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन द 1964। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, 1964 में क्या हो गई थी आपकी, मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी किनकी, आपके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आपके जवाहरलाल नेहरू की। और उसी टाइम आपके कौन बने थे, आपके बने थे लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी। मैं ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी को बोलते हैं जब बिल पेमेंट होती है, आपकी बिल्स पेबल होते हैं जब आपके, तो उसे शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी बोलते हैं। लिएबिलिटी मतलब होता है देयता, आपको कितना देना है, और शॉर्ट टर्म मतलब कम समय में। तो सबसे पहले क्या, आप बिल पे कर दो। बिल पे मतलब आप किस में दे दो, आप बिल पे कर सकते हो किस में, आप करेंसी में पे कर सकते हो, तो होता है शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी, जल्द से जल्द आपका देना। तो मैं पढ़ लेता हूँ बाकी चीज़ों को भी। तो पहला आता है डिबेटर्स। डिबेटर्स की बात करें, देनदारी जो होती है, तो लिखा इट इज़ अ लीगल एंटिटी दैट ओज अ डेट टू अनदर एंटिटी विच मे बी एन इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, जब एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या देयता बनती है ना, जैसे किसी ने किसी का पैसा देना, तो वो डिबेटर्स में आ जाता है। अब फर्म हो सकती है, अब देखो इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लीगल पर्सन भी हो सकता है, कोई भी क्या कर सकता है, डिबेटर्स बन सकता है जब पैसे दिए जाते हैं। इट इज़ एन एसेट्स फॉर द फर्म एंड दस आर सोन अंडर द हेडिंग ऑफ द करंट एसेट्स में आ जाता है आपका इन द असेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और इसका किस में मेंशन करना होता है, बैलेंस शीट में मेंशन करना होता है। मैंने बताया था आपको, बैलेंस शीट जो होती है वो आपका ईयर बाय ईयर आपकी बनती है, और 3 साल की बैलेंस शीट को क्या किया जाता है, आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है टैक्सेस वगैरह के, बोल सकते हैं अगर उसमें रिलैक्सेशन चाहिए। अच्छा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की बात करें, इट रेफर टू द इंटरेस्ट ऑफ द लोन और द डिवेंचर्स इंटरेस्ट दैट इज ड्यू बट नॉट टू बी पेड बट नीडेड टू बी पेड ऑफ। अब देखो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है कि इसे पे करना है आपने, पर अब तक पे नहीं किया है। सिंपल सी बात है, वो इंटरेस्ट, वो लोन जो आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे करना है, पर किया नहीं है, पर जरूरत है किसकी, पे करने की, तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बिल पेबल्स तो मैंने बता दिया शॉर्ट टर्म होता है, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ द मनी ओड बाय द बिजनेस टू इट्स सप्लायर्स एंड आल्सो नोन एज द अकाउंट पेबल। सिंपल सी बात है, सप्लायर्स को क्या किया जाता है, जब आपका पेमेंट की जाती है वो बिल के थ्रू की जाती है। इट इज शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी फॉर द कंपनी। ये कैसे होती है, शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी होती है एंड दस आर शोन अंडर द हेडिंग ऑफ द करंट लिएबिलिटीज। और ये किसके अंतर्गत आती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये करंट लिएबिलिटी के अंतर्गत आ जाती है। साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में मेंशन कर देना होता है। डेप्रिसिएशन आप जानते हैं, जब क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। तो मूल्य ह्रास होने से क्या होती है, चीज़ों की जो होती है महंगाई की होती है, बढ़ जाती है। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास, जब क्या होती है, वैल्यू घट जाती है। जैसे मैं मान लो $1 की अभी वैल्यू कितनी है, मान लो 70 रुपये, तो डेप्रिसिएशन में ये हो जाएगा कि $1 में आपको 80 रुपये देने होंगे। तो ये हो जाता है आपका मूल्य ह्रास, मतलब बोल सकते हैं कि जो इंडियन रुपीज़ है उसमें क्या हो गई आपकी डेप्रिसिएशन देखने को मिला है। तो लिखा हुआ इट इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, नॉर्मल वेयर एंड द टेयर विद द पासेज ऑफ द टाइम्स, एक्सीडेंटल इफेक्ट्स हो सकता है, नेग्लिजेंस ऑफ द ऑब्सोलेंस हो सकता है आपका। अच्छा, बाकी टर्म्स की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी मैंने बता दिया था आपका, बिल पेमेंट से रिलेटेड है। तो लिखा हुआ इट इज द अमाउंट ऑफ द बोरोइंग दैट शुड बी पेबल और द सेटल इन द कैश विद इन द, अब देखो किस में होता है, कैश में, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द गिवन फर्म ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। एक पर्टिकुलर टाइम में आप क्या कर देते हैं, जब बिल पे कर देते हैं वो शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी में आ जाता है, विच एवर पीरियड इज लॉन्गर। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हो ना, देखो लिखा हुआ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ गिवन फर्म और अ फाइनेंशियल ईयर, या तो एक आपका फाइनेंशियल होगा या फिर आपने कोई सेट कर रखा है टाइम कि भाई 2 महीने में पे करना है, 3 महीने में, जो भी आपका क्या होगा लॉन्गर होगा आप उसमें पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 2-3 महीने भी हो सकता है, आपका 1.5 साल भी हो सकता है, तो जो भी आपका लॉन्गर होगा, जैसे फाइनेंशियल ईयर है और आपने 2-3 महीने का आपका टाइम दे रखा है, तो फाइनेंशियल काउंट हो जाएगा। फाइनेंशियल है और 1.5 साल है, तो आपने 1.5 साल का काउंट कर देना है। रेवेन्यू आइटम्स की बात करें, इट इज द अमाउंट विच इज अर्न पेड बाय द कंपनी बाय द सेलिंग बाइंग इट्स गुड्स और सर्विसेज। रेवेन्यू आइटम में आपकी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं, ये याद रखना है, टू दियर रिस्पेक्टिव बायर्स सेलर्स ड्यूरिंग अ नॉर्मल कोर्सेज ऑफ द एक्शन इन द पर्टिकुलर टाइम, सच एज वेगस हो गया आपका, ठीक है ना, सैलरीज हो गई, रिपेयर्स हो गए, फ्यूल हो गए, ये सारा किस में आता है, रेवेन्यू आइटम्स में आ जाता है। डेट की बात करते हैं, डेट मतलब जो देनदारी होती है आपकी, ठीक है ना। तो इट इज द अमाउंट ऑफ द मनी दैट इज अ फर्म ओज टू समबडी, से पर्सन और एन इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है, विच मस्ट बी पेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डेट होता है, आपको क्या करना होता है, लोन टाइप का होता है डेट, जब आप देता बनती है, आपने किसी को देना है पैसे, तो वो फिक्स टाइम में होता है। जैसे आपने बैंक के देने 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके से गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपका क्या होता है, डेट चढ़ जाता है। डिवेंचर इंटरेस्ट देखते हैं, तो इट इज एन अवार्ड इन टर्म्स ऑफ द मनी टू डिवेंचर्स होल्डर्स रिसीव फॉर द इन्वेस्टिंग in the debentures of a company payable at the regular interval of the time at a preset rate of the interest of its face value by the company। अब देखो ये कौन करती है, कंपनी पे करती है। जैसे आपने क्या कर दिए, आप डिवेंचर्स होल्डर है उसके, जैसे शेयर होल्डर होते हैं ना, उस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट पे करती है कौन, कंपनी, इसके लिए, ठीक है ना। आपने पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे किसने ले रखे हैं, कंपनी ले रखे हैं, उस पर आपको क्या होगा, इंटरेस्ट पे होगा। तो ये लिखा इट इज़ द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट अंडर दस टेकन एज रेवेन्यू आइटम फॉर द फर्म। नेक्स्ट चलते हैं, डिवेंचर्स हो गया ना, ये डिवेंचर्स कैसा था आपका, डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, डिवेंचर आता है जिस पर इंटरेस्ट लगता है, इट इज द रेफर्ड एज मीडियम फॉर लॉन्ग टर्म डेट में आता है, किस में आता है, लॉन्ग टर्म डेट में आता है, डेट में आता है, फाइनेंशियल यूजली फॉर द 5 और मोर ईयर्स। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का होता है, जब मतलब 1-1.5-2 साल का होता है या 5 साल से कम होगा तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपका 5 से ज़्यादा साल के लिए अगर आप क्या करते हैं, लेते हैं किसी पैसे को,
तो वो किस में आ जाता है, आपका डिवेंचर्स में आता है। दैट इज यूज फॉर बाय द लार्ज कंपनी टू बोरो मनी। ज़्यादातर जो आपके आते हैं लार्ज फर्म्स आती हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड दस कंसिडर एज द लॉन्ग टर्म फंड्स। अच्छा, बैलेंस शीट की बात करें, इट इज़ अ समरी ऑफ द फाइनेंशियल बैलेंस। सिंपल सी बात है, जितना भी आपका एक साल में क्या हो जाता है, जितना भी लेन देन हुआ वो सारा किस में आ जाता है, बैलेंस शीट में आ जाता है। ऑफ एन इंडिविजुअल आ सकता है, फर्म कंसिस्ट ऑल द अवेलेबल असेट्स एंड द लिएबिलिटी, दोनों आती है इसमें, असेट्स भी आते हैं और आपकी लिएबिलिटीज़ भी आती हैं। और द फर्म सोइंग देयर, जैसे कि असेट्स में ये आता है कि आपने कौन कौन सा सामान रखा हुआ है, आपकी बिल्डिंग है उसमें आपने कौन कौन से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है, तो सारा एसेट्स में आता है। लिएबिलिटी आपने कितना किसका देना है ये आ जाता है। शोइंग देयर फाइनेंशियल पोजीशन टू द यूजर्स, असेट्स देख लेते हैं। तो असेट्स एनीथिंग वेदर फिजिकल और नॉट, दोनों हो सकते हैं, जरूर नहीं कि आपको फिजिकल हो ही हो। दैट इज होल्डिंग एनी वैल्यू इन द मार्केट, जिसका क्या है कि कुछ ना कुछ वैल्यू कहाँ पे मार्केट में। अब ऐसा नहीं कि आपका बोल सकते हैं कि आपके पास ऐसा सामान पड़ा है जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है, तो वो एसेट्स नहीं होता, फिर उसे काउंट नहीं होता। बात समझिए, बैंक भी यही चीज़ देखती है। अगर मान लीजिए कोई किसी का दिवालिया निकल गया तो बेचेगी क्या, उसी चीज़ को तो बेच पाएगी जिसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो सरकार भी ये देखती है, असेट्स को देखती है, या बैंक क्या देखती है, असेट्स को देखती है। टर्म्स ऑफ द कैश, अब देखो वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ द कैश एंड विच इज ओन्स बाय द कंपनी और द एनी पर्सन। लिएबिलिटी होता है जो पेमेंट के लिए होता है, आपको देना होता है। एन अमाउंट विच इज बोरोड बाय एन इंडिविजुअल और अ पर्सन एंड टू बी रिपेड आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो लिएबिलिटी होती है, जैसे बैंक के प्रति हमारी लिएबिलिटीज़ होती हैं कि उसको क्या करना होता है, अगर हमने वहाँ से लोन ले रखा है तो उसको क्या करना है, हमने पे करना है, तो ये लिएबिलिटीज़ हो जाती हैं। करंट एसेट्स होता है जो गिविंग फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर में होता है, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मॉनेटरी टर्म्स कैश बाय सेलिंग और डिपोजिंग ऑफ द विद इन द फाइनेंशियल और द कैलेंडर ईयर। करंट लिएबिलिटी इज द वैल्यू ऑफ द लिएबिलिटी दैट शुड बी रिपेड बाय द कंपनी और एन इंडिविजुअल विद इन अ फाइनेंशियल और द कैलेंडर ईयर। तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन फील्ड ऑफ। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑल द कॉस्ट इनकर्ड इन द बिजनेस इन अ वे दैट can be used to improve its management. The main field of the work of this type is the accounting is to control the cost of the production and distribution. दोनों को लेता है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो सिंपल सी बात है, एक कंपनी के अंदर जो आपका क्या होता है, मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, दोनों आता है इसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करें, इसमें आपकी बैलेंस शीट आ जाती है। तो लिखा हुआ जैसे मीन्स द प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा आपका बजट होता है ना, बजट क्या होता है आपका, फाइनेंशियल एनुअल बोलते हैं ना, आर्टिकल 112 में आता है आपका, ये तो आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता क्या है, ये बजट ही तो होता है आपका, सरकार पेश करती है हर फरवरी में। तो ये क्या होता है आपका बजट, पर इसका जो लीगल वर्ड है जो यूज़ होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसी तरीके का आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाता है कि प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंपनीज यूज टू शो देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि भाई हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके की है। एंड पोजीशन टू पीपल आउटसाइड द कंपनी इंक्लूडिंग द इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर, ये सारा आ जाता है। उसमें दिखाना होता है भाई कि हमारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आ जाता है। सप्लायर्स, कस्टमर, सबको दिखाना होता है। ब्रांच अकाउंटिंग की बात करें, मीन्स बुक कीपिंग होती है, सिस्टम इन विच सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन फॉर ईच ब्रांच एंड ऑपरेटिंग लोकेशन ऑन द एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, वाउचर में भी कैटेगराइज, वाउचर कब तैयार किए जाते हैं आप जानते हैं, सोर्सेज वाउचर्स होते हैं, सपोर्टिंग वाउचर होता है, काउंटिंग वाउचर्स होते हैं। वाउचर होते हैं आपके छोटे छोटे, जो आपको क्या करना होता है, बोल सकते हैं बिल्स दिखाने होते हैं, वाउचर्स उन्हें बोला जाता है। इसका इतना लगा, इसका इतना लगा, इस काम को किया, मैंने खाना खाया, ये सारे वाउचर्स तैयार किए जाते हैं। कंपनी इस तरीके से तैयार करती है, जैसे कोई भी अगर जैसे मान लो फील्ड वर्क का आदमी है तो वो कहाँ जाता है, अगर उसका इस तरीके से काम है कि उसे फील्ड में जाके काम करना है, तो अब वो खुद के पैसे थोड़ी नहीं खर्चा करेगा। हालांकि उस टाइम पे वो खुद के पैसा खर्चा करेगा, पर वो अपने लिए क्या कर देगा, आपके बिल्स तैयार कर देगा वाउचर्स की फॉर्म में। तो छोटे छोटे टाइप में होते हैं। तो लिखा हुआ वाउचर इज द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग एविडेंस इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि दिखाते हैं हाँ भाई कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। इट मे बी कैटेगराइज इन टू, पहला आता है आपका सोर्सेज वाउचर, जिसे सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग वाउचर्स बोलते हैं। दीज आर डॉक्यूमेंट विच केम या कम इन टू एक्सिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। दीज वाउचर्स जनरली फॉलो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये किसको फॉलो करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हैं। सोर्सेज वाउचर जो होते हैं, सपोर्टिंग वाउचर इन्हें बोला जाता है। इट हैज़ टू बी क्रिएटेड और जनरेटेड, इन्हें क्रिएट किया जा सकता है, जनरेट किया जाता है इफ एनी सपोर्टिंग वाउचर्स कैन नॉट बी मेड अवेलेबल। अच्छा, काउंटिंग वाउचर्स की बात करें, दीज आर द सेकेंडरी वाउचर्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्ट वाउचर्स बाय एन अकाउंटेंट एंड द काउंटर साइंड
पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ द रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ द अकाउंट। अब ये अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होता है भाई? अकाउंटिंग वाउचर्स होता है कि देखो इस व्यक्ति ने यहाँ पर काम, अब ये कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। किसी भी कंपनी का जो आपका कौन होगा? सी होगा ना, वो ये तैयार करेगा कि हाँ जी ये जो हमारा एम्प्लॉय था इसको हमने कहाँ दिल्ली भेजा था तो वहाँ पे इतना इतना खर्चा हुआ तो ये वाउचर्स बना दी उसने, ये मुंबई गया तो यहाँ यहाँ पर खर्चा हो गया, यहाँ पे हमने सेमिनार लगाया था ये इतना खर्चा हो गया। तो ये जो आपका क्या करना होता है, जो आपके अकाउंट बुक में आपको मेंशन करना होता है वो अकाउंटिंग वाउचर्स के थ्रू होता है। दीज वाउचर्स में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो पहले आती है कैश वाउचर, जिसमें कैश आता है आपका। इट रेफर टू द वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट और द पेमेंट ऑफ द कैश एंड इंक्लूड द रिसिप्ट एंड द पेमेंट थ्रू द चेक्स। दो तरीके से हो सकता है आपका। इट कैन बी फर्दर टू डिवाइड, एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट। डेबिट में क्या होता है कि लिखा हुआ वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन द पेमेंट इज मेड, जब आपकी पेमेंट कर दी जाती है। क्रेडिट में वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, जब आपका लिया जाता है। तो कैश वाउचर दो तरीके का होता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में दिया जाता है, क्रेडिट में लिया जाता है। और दूसरा जो आपका आता है अकाउंटिंग वाउचर को वो होता है नॉन कैश ट्रांसफर, जिसे बोलते हैं नॉन कैश ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं। तो इसमें कैश में नहीं होती या फिर रिसिप्ट उसमें नहीं होती, चेक्स में नहीं होती। लिखा इट रेफर टू द वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग द कैश फॉर द क्रेडिट ट्रांजैक्शन आइदर इट इज द परचेसेस सेल्स और द गुड्स रिटर्न्स। आपने कुछ खरीदा और कुछ बेचा, पैसे में नहीं होता, ना ही चेक के थ्रू पेमेंट होती है। तो याद रखना कि मैंने अभी बता दिया आपको, सोर्सेज वाउचर बता दिया, सपोर्टिंग वाउचर होता है आपका, अकाउंटिंग वाउचर मैंने बता दिया आपका। इसे मेंटेन करना होता है आपको किस पे? अकाउंटिंग बुक में। अकाउंटिंग बुक में भी दो तरीके से कर सकते हो, कैश वाउचर में कर सकते हो बाई डेबिट और क्रेडिट, दोनों तरीके से होता है, इतना आया इतना गया। और दूसरा होता है नॉन कैश जो आपका होता है वो किस में होता है आपका? वो होता है आपके गुड्स में, ठीक है ना, आपने कुछ खरीदा और बेचा, इस तरीके से था। बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें, एनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड फॉर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द सोर्सेज डॉक्यूमेंट एंड हैज एन इफेक्ट ऑन द असेट्स एंड द लिएबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, ठीक है ना। असेट्स अब मैंने बता दिया, असेट्स बता रहा हूँ एनीथिंग वेदर फिजिकल और नॉट दैट इज होल्डिंग एनी वैल्यू इन द मार्केट। सिंपल सी बात है, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिसकी क्या होती है मार्केट में कुछ वैल्यू होगी उसी को एसेट्स बोला जाता है, फालतू का नहीं। कचरा हो सकता है, कबाड़ी वाला भी नहीं ले जा रहा उस सामान को तो फायदा क्या, वो एसेट्स नहीं होता, ठीक है ना। ये आपको दिखाना होता है मार्केट में कि भाई इसकी कुछ क्या वैल्यू है। जैसा अगर आप मुझे बताओगे कि अगर 2001 के या 1990 के कंप्यूटर आप मुझे बोलोगे कि वो असेट्स है, तो असेट्स नहीं है, वो आपका कबाड़ा है, सिंपल सी बात है। वो उसकी क्या होनी चाहिए, मार्केट में कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो असेट्स में काउंट होगा। मार्केट इन टर्म्स ऑफ द कैश एंड विच इज ओन्ड बाय द कंपनी एंड द पर्सन, दोनों तरीके से हो सकता है। लिएबिलिटीज देनदारी, ठीक है, देयता जिम्मेदारी जिसे बोलते हैं। एन अमाउंट विच इज बोरोड बाय एन इंडिविजुअल, जो उधार लिया जाता है। और अ पर्सन टू बी रिपेड, जो उसे क्या करना है, वापस करना है आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। ये याद कर लेना आप लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन अनएडजस्टेड बैलेंस इन द कैश बुक इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द विच एरर। तो अगर आप देखेंगे ना कि कैश बुक में जो एरर देखने को मिलता है, अनएडजस्टेड बैलेंस जो होता है, जो एडजस्ट नहीं हो पाता, ये एरर कब देखने मिलता है? ये देखने मिलता है, देखो डिपॉजिट ट्रांजिट ये हमारे हाथ में होता है। मतलब जो आपका क्या बना रहा है, जो आपका सीए होगा ना वो बना रहा है, तो डिपॉजिट ट्रांजिट वो रख लेगा, आउटस्टैंडिंग चेक्स वो रख लेगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स या तो कौन से होंगे जो पेबल हो जाएंगे, या अनप्रेजेंटेड जो पे नहीं किए गए, मतलब जिन पे अभी क्या नहीं हुआ, कैश आपका विड्रॉ नहीं हुआ है। तो ये सारी जानकारी सीए के पास रहती है। कौन सी जानकारी? जो उसके पास फुली हो नहीं सकती, चेंजेस हो सकते हैं पॉलिसीज में बैंक की, तो ये होते हैं द ओमिशन ऑफ द बैंक चार्जेस। बैंक कोई भी चार्ज लगा देती है, तो ये होता है आपका कौन सा? अनएडजस्टेड बैलेंस, जो देखने मिलता है कैश बुक में। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये सीए के हाथ में नहीं होता, या उस कंपनी के हाथ में नहीं होता। लिखा हुआ है एन अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस इज सच अ बैलेंस इन विच द आइटम ओनली अकाउंटेड फॉर इन द पासबुक। देखिए लिखा हुआ है ना, आइटम ओनली अकाउंटेड फॉर इन दी पासबुक में होता है, हैव नॉट बीन एडजस्टेड येट, जिसको एडजस्ट नहीं किया गया। द ओमिशन ऑफ द बैंक चार्जेस रिजल्ट इन एन एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस एज इट हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। बात समझ में आ गई? ठीक है, पासबुक में आप जानते हैं सारी डिटेल्स होती है, कैश बुक में आपका क्या होता है, कैश बुक में आपका कितना है कि कितना पैसा है, इस तरीके से देखा जाता है। अच्छा नेक्स्ट आता है, तो लिखा हुआ डिपॉजिट इन ट्रांजिट इज एन अकाउंटिंग टर्म्स दैट रेफर टू द चेक और अदर नॉन कैश पेमेंट दैट। अब डिपॉजिट ऑफ ट्रांजिट, ठीक है ना, चेक की बात करें, नॉन कैश पेमेंट दैट हैज अ कंपनी रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन इट्स अकाउंटिंग सिस्टम बट विच हैव नॉट येट बीन क्लियर्ड बाय इट्स बैंक। अपना अकाउंटिंग सिस्टम में उसे रख रही है डिपॉजिट ऑफ ट्रांजेक्शन को, पर बैंक ने इसे अभी क्लियर नहीं किया, ये याद कर लेना। जैसे पहले टाइम पे क्या होता था कि लगभग 10 साल पहले क्या होता था कि आप चेक लगाते थे, तो वो चेक लगते लगते आपका लगभग 5 से 10 दिन, हफ्ता भर लग जाता था। तो लोग काफ़ी ज़्यादा, फिर ये प्रोसेस आपकी अब आसान हो गई है, अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर दूसरा आता है टर्म बैंक चार्ज कवर्स ऑल द चार्जेस एंड द फीस मेड बाय द बैंक टू दियर कस्टमर्स इन कॉमन parlance द टर्म ऑफन relate to the charge in respect of the person, current account or the checking account. Outstanding checks की बात करते हैं, is a check payment is written by the someone but has not to be case। देखो outstanding checks क्या आता है कि चेक तो इशू हो रखा है पर अभी कैश नहीं हुआ है या डिपॉजिटेड बाय द पे नहीं हुआ है। द पेयर इज एंटिटी हु राइट द चेक्स while the pays is the person or the institution that to whom
इट इज़ रिटर्न। अनप्रेजेंटेड चेक बता दो, इज अ चेक दैट कंपनी हैज़ रिटर्न बट द चेक हैज़ नॉट येट टू बीन पेड बाय द बैंक। अब देखो इसमें आउटस्टैंडिंग चेक होता है कि चेक इश्यू हो गया पर जो आपका कौन था, पेई था, जिसको पे करना था उसने अभी विड्रॉ नहीं किया कैश। बात समझ में आ गई। अनप्रेजेंटेड चेक वो होता है कि कंपनी ने चेक इशू कर लिया है पर बैंक ने पेमेंट नहीं की है, ये होता है आपका। बात समझ में आ गई। अच्छा, कैश बुक की बात करें, इस अ सब्सिडायरी बुक दैट रिकॉर्ड द रेसिप्ट्स एंड द पेमेंट ऑफ द कैश विद इन द हेल्प ऑफ द कैश बुक। कैश एंड द बैंक बैलेंस कैन बी चेक्ड बाय द माई पॉइंट इन टाइम। तो कैश बुक अलग चीज़ होती है, ये नॉर्मल इंसानों के पास नहीं है। आपकी क्या बनती है, बोल सकते हैं आपका जैसे फर्म्स हो गई, बड़ी बड़ी फर्म्स है, कैश बुक को बना सकते हैं। पासबुक नॉर्मल इंडिविजुअल्स की भी बन जाती हैं आपकी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लिखा ए एंड बी इंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द 2:1। ठीक है भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटते हैं, 2:1 में। अ परचेज गुड्स कॉस्टिंग ऑफ द 2 लाख रुपीज़, ठीक है 2 लाख रुपीज़। ए परचेज करता है गुड्स को कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में। ठीक है भाई, ए ने कितने में किया, 2 लाख रुपए में किया। अब बी उसे सोल्व कर देता है कितने में, 2.5 लाख में। ठीक है, बी ने 2.5 लाख में उसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ए इज एंटाइटल्ड टू गेट द 1% कमीशन। अच्छा देखो, ए ने 2 लाख में, देखो 2 लाख में क्या किया था, परचेज किया था, उसे 1% का इसमें क्या चाहिए, उसे चाहिए 1% का कमीशन। 1% अगर इसका देखूंगा, 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ऑन परचेज, ठीक है ना, परचेज में कितना आपका 1% का, और बी एंटाइटल्ड टू गेट द 5% ऑन द सेल्स। अच्छा, बेचने पर, तो बेचा कितने का था, 2.5 लाख का बेचा था, उसमें 5% का उसका कमीशन चाहिए, तो उसका 5% कमीशन देखूंगा, तो 5% कमीशन देखूंगा तो पहले तो 2 जीरो हटा दो, ये 2500 हो जाएगा, और 25 5 125, तो ये हो जाएगा 12,500 रुपये। तो ये बन गया किसका कमीशन, बी का बन गया किस पे, सेलिंग पे। तो टोटल कितना हो गया, 12,500, 2,000 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14,500 रुपये। तो ये तो कमीशन आ गया भाई। जबकि अगर देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना होता है, टोटल प्रॉफिट में देखूंगा तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपको, ये हो गया आपका 2.5 लाख में से 2 लाख घटाया तो 50,000 रुपये, जिसमें से आपका कमीशन कितना चले गया, 14,500 रुपये चले गया। तो बाकी बचा कितना आपका, बाकी बचा तो 50,000 में से 15,000 घटाओ तो कितना, 35,500 और घटाओ 34,500 रुपये। ये आंसर हो गया आपका 34,500 रुपये। 34,500 ही तो था, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ कर गया, नहीं रुक जाओ, 15,000 थोड़ी, हाँ 14,000 घटाना है ना, तो 36, अब फिर 500 घटाओ दोगे, 35,500, सॉरी 35,500 रुपये, ये आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। अब बोलोगे वो 2:1 का कुछ, अरे इसका कुछ सीन ही नहीं, क्योंकि उसको क्या नहीं हो रहा, हानि तो हो नहीं रही, सिंपल सी बात है, उसे क्या हो रहा है, उन्हें प्रॉफिट ही हो रहा है, तो सिंपल इसका कुछ लेना देना नहीं होगा। अगर वो हानि भी बता देता कुछ और करके, तब हम क्या करते, रेशियो में निकाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी मैं बताता हूँ। देखो 3 तरीके की आपको बॉडी देखने मिलती है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय जिसे बोलते हैं, संवैधानिक। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका मेंशन किस में होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, बाई आर्टिकल होता है, ये मैंने बता रखा है। उसके बाद होती है एक स्टैट्यूटरी बॉडी, विधिक निकाय, जो आपका बाई पार्लियामेंट, अभी तो आर्टिकल बनेगा तो बाई पार्लियामेंट बनेगा, ये भी बाई पार्लियामेंट ही होता है, ये भी क्या होता है, बाई पार्लियामेंट ही होता है, बाई पार्लियामेंट होता है, और बाई एक्ट होता है, बाई एक्ट होता है, ये भी बाई पार्लियामेंट और बाई आर्टिकल होता है। एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता, ना ही वो एक्ट के थ्रू आती है, ना ही आर्टिकल के थ्रू। ये बनाती है आपकी कौन सी, ये बनाती है आपकी गवर्नमेंट। ये कौन करती है, गवर्नमेंट का होता है। अब याद रखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उसके अलावा जो बोला जाता है उसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये दोनों किस में आ जाती हैं, आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी में आ जाती हैं। अब मुझे बताओ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये आर्टिकल 315 to 323 आता है कि नहीं आता, तो ये तो आपका आर्टिकल के थ्रू आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है, तो ये भी नहीं आ सकता। इलेक्शन कमीशन की बात करें आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है, तो ये भी नहीं आ सकता। नीति आयोग आपका कैसा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कब बना था, 2015 में बना था, तो ये आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी आ गई। पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है,
Extra constitutional bodies are those which are not defined in the Constitution of India but are formed either by the statutory मतलब कानून के थ्रू by executive action या प्रशासनिक के थ्रू आ रखा है action of the government. Extra constitutional bodies are the further two types. Statutory bodies आती these are the bodies that are formed by the passing a law of either by the parliament or by the respective state legislature. मैंने बताया था by act आता है parliament का इसका रोल होता है. जैसे एग्जाम्पल आता है सेबी. सेबी जो था एक्चुअल में एक्ट 1998 में बन गया था, 1988 में बन गया था, पर एक्ट जो आया था वो 1992 के लिए आया था जिसमें इसको पावर दी गई थी, स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कई बार पढ़ा चुका, 1993 में आपका फॉर्म हुआ था. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आपका 2010 में बना हुआ है, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं. और सेंट्रल बॉडी एंड द स्टेट लेवल बॉडीज कैन बी फाउंड इन द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है. ऑल दिस स्टैट्यूटरी बॉडीज आर गवर्नड बाय द रिस्पेक्टिव सेंट्रल एंड द स्टेट एक्ट्स. दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव बॉडी. दीज आर द दोज बॉडीज दैट आर फॉर्म्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. बात समझ में, ना ही एक्ट के थ्रू आती है ना ही आर्टिकल्स के थ्रू आती है. देयर इज नो नीड फॉर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूवल टू फॉर्म देयर बॉडीज. इसमें कोई जरूरत नहीं होती आपकी किसकी, पार्लियामेंट की या स्टेट जो आपका लेजिस्लेचर उसकी जरूरत नहीं थी. मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट पास एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूट दीज बॉडीज. जैसे आपका नीति आयोग मैंने बताया था 2015 में फॉर्म हुआ था. किसकी जगह ली थी, प्लानिंग कमीशन की. किसकी जगह ली थी, प्लानिंग कमीशन की जगह ली थी, ठीक है ना. लास्ट वाला कौन सा था, 12th. कब खत्म हो गई थी इसकी, तो 2017 में. तो ये आपने याद रखना है. अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दोज विच आर डिफाइंड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डिराइव्स देयर पावर्स लिमिटेशन अदर फीचर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देयर आर दोज बॉडीज विच आर क्लियरली मेंशन इन द सम ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. एग्जाम्पल आता है जैसे यूपीएससी है, तो यूपीएससी मैंने बता दिया आर्टिकल 315 to 323 में जाता है. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसी के अंतर्गत आता है. कैग की अगर बात करें, कैग आता है आपका आर्टिकल 148 में, ठीक है ना. उसके बाद इलेक्शन कमीशन में बताया 280 में, और नहीं 324 में, और फाइनेंस कमीशन 280 में. एंड द मैनी अदर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैव द ग्रेट नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ यूनियन टेरिटरी ऑफ द पुदुचेरी विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर. बिल्कुल सही है. पुदुचेरी हो गई, इसको आपका जो था एक्ट था, इसके लिए एक एक्ट आया था 1963 का, जिसके तहत इसे क्या मिला था, लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई थी. आप जानते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली केवल अभी दो ही जगह है. लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या होता है आपका, विधानसभा, दो ही जगह. आपका दूसरा देखने को मिलता है दिल्ली में. और दिल्ली को ये स्टेटस कब मिला था, तो ये मिला था 61st अमेंडमेंट था, 69th मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. 69th अमेंडमेंट था आपका, कौन सा, 1991 का. उसके तहत मिला था. एनसीआर का भी क्या मिल गया था, उसे स्टेटस मिल गया था, तो तब उसे लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई थी. उससे पहले नहीं था. पुदुचेरी को 1963 में मिल गया था, एक्ट आया था इसके लिए. पर याद रखना कि ये आपकी कैसे हैं दोनों यूनियन टेरिटरी. तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है आपका, क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, आपका यूनियन गवर्नमेंट का. बात समझ में आई, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है. तो पहले का यूनियन टेरिटरी ऑफ द पुदुचेरी विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर. बिल्कुल सही है. और आजकल न्यूज़ भी आई थी कि पुदुचेरी की जो आपकी कौन थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, कौन थी, किरण बेदी, उन्हें हटा दिया गया था. ये आपकी फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर है इंडिया की. और इनकी जगह किनको बना दिया गया था, इनको बना दिया तेलंगाना जो थी ना, तेलंगाना की जो आपकी कौन थी, गवर्नर है, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया था. एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है, ठीक है ना. मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए आपका क्या हो सकता है, एक आपका कौन हो सकता है, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है. तो वो कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन. तो इनको एडिशनल चार्ज दे दिया, फरवरी की बात है. अच्छा, तो पहला तो सही हो जाता है. पुदुचेरी हाउएवर लेक्स एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल. हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली तो है वहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी केवल 6 जगह है. वो एक तो यूपी याद कर लो, यूपी के बगल में आपको कौन है, बिहार है. फिर एक आपने याद करना है आपने महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे जो उसका पड़ोसी है वो याद कर लेना, कौन सा, कर्नाटका. यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी. फिर एक आपने याद करना आंध्र, और आंध्र से निकला कौन, तेलंगाना. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बाकी जगह नहीं है, ठीक है ना. तो आंसर बन जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट वन. तो पढ़ लेते हैं. देखो लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट कोविंद रिमूव द किरण बेदी एज द पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर. मैंने बताया था फरवरी के बाद इनकी जगह तमिलसाई सौंदरराजन को एडिशनल चार्ज मिला है, जो आपकी तेलंगाना की गवर्नर है. तो लिखा व्हाट आर द पावर्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पुदुचेरी. तो लिखा पुदुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी दैट इज गवर्न्ड बाय द आर्टिकल 130, ये 239A, ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, दिल्ली से रिलेटेड भी. तो आर्टिकल 239 में आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या प्रावधान है. द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, क्योंकि उस समय बात आई थी ना कि थोड़ा सा पावर को डाइल्यूट करना था किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि दिल्ली गवर्नमेंट की पावर को डाइल्यूट किया जाए. तो सब बहुत हंगामा हो गया था. जो आपके केजरीवाल सरकार उसने काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया था, मेंशन किया था 239 के तहत
इसके तहत आपका क्या था कि आपका क्या था लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी क्या होती है, फॉर्म्ड होती है कहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज में। तो लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, याद रखना 1963 प्रोवाइड अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पुदुचेरी, उस समय मिला था। तो 1963 में पुदुचेरी को मिला, 1991 के आसपास किसको मिला है, आपका दिल्ली को मिला है। तो इन दो ही यूनियन टेरिटरीज में आपका क्या होता है, सीएम होता है, क्योंकि वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्ड है। पहले जम्मू कश्मीर देखो, जम्मू कश्मीर जो है बोला जा रहा है, जम्मू कश्मीर जब तक आपका क्या था स्टेट था तब तक तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी, पर अब वो क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया, पर उसको बोल रहे हैं कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाएगी, जबकि लद्दाख कैसे रहेगी, आपका विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। तो पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पुदुचेरी विद द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू गवर्न द यूटीज, द सेम एक्ट सेज दैट द यूटी विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना कि सीधे तौर पे जो यूटी का जो प्रशासन जो संभालता है वो प्रेसिडेंट संभालता है, पर प्रेसिडेंट संभालता है किसके थ्रू, मतलब वहाँ पे अपना क्या भेजता है वो, एक बोल सकते हैं अपना ही एक सबऑर्डिनेट भेजता है जिसका नाम रहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो याद रखना। अच्छा आगे लिखा हुआ है सेक्शन 44, अगर बात करेंगे किसके, आपके एक्ट 1963 की बात करेंगे, जो आपका कौन सा है, यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, उसका सेक्शन 44 बोलता है of the act allow the LG to enact in his discretion in the matter of the law making, even though the council of minister has a task of the aiding and advising him. In case of a difference of the opinion between the LG and the ministers of any matters, the administrators is bound to refer it to the president of the division that act according to decision given by the president. However, the administration can also claims that the matter is urgent and takes immediate action as the deemed necessary. अब ये सेक्शन 44 के बोलता है कि अगर मान लो कि किसी भी लॉ मेकिंग से रिलेटेड, कानून को बनाने से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है किसके बीच में, आपका जो आपका क्या होता है उपराज्यपाल होता है और आपकी क्या होती है जो गवर्नमेंट होती है उस यूनियन टेरिटरी की, तो यहाँ पर क्या होगा कि एडवाइजेबल हो जाएगा। वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे सकती है, जैसे सेंटर में आपको देती है आर्टिकल आपका 74 आता है, 75 आता है, तो यहाँ पे क्या होता है एडवाइजेबल होता है। पर ये क्या होता है कि यहाँ पर अगर गवर्नर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो वो किसको भेज देगा, प्रेसिडेंट को भेज देगा, वहाँ पे प्रेसिडेंट फैसला लेता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आता है आपका अंडर द सेक्शन 22, आपका कौन सा, इसी एक्ट का 1963 का जो आपका एक्ट है उसके थ्रू आता है ऑफ एक्ट, प्रायर सेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्टेन लेजिस्लेटिव प्रपोजल, दीज इंक्लूड द बिल्स और द अमेंडमेंट्स दैट द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इंटेंड टू मूव इन दी, लिखा हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विच डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ द जुडिशियल कमिश्नर्स एंड द जुडिक्शन द पावर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द जुडिशियल कमिश्नर विद द रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर इन द स्टेट लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रखी है। अपॉइंटमेंट याद रखना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो आपका अपॉइंटमेंट होता है 5 साल के लिए होता है, तो वैसे फिक्स्ड नहीं होता, मैं एक चीज़ बता दूँ, राज्यपाल है कुछ फिक्स्ड नहीं है, कभी उसे हटाया जा सकता है, ऐसा होता है आपका। और बहुत सिंपल सी प्रोसेस ही नहीं होती, कुछ हटा दिया जैसे किरण बेदी को हटा दिया, कोई लीगल प्रोसेस नहीं होती आपके यहाँ पे। अच्छा आगे देख लेते हैं, 6 स्टेट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ बीन एबोलिश्ड, आप जानते हो वहाँ पे जो आपकी क्या थी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ पे क्या होती है असेंबली जो थी वो भी आपकी क्या होती है एबोलिश्ड हो गई थी। एंड द JNK रिऑर्गेनाइजेशन बिल जो आपका आया था 2019 विच रिड्यूस द स्टेट ऑफ द JNK टू द यूनियन टेरिटरी एंड द JNK एंड लद्दाख। तो JNK में बोला जा रहा है कि वहाँ पे वो लेजिस्लेटिव असेंबली रखेंगे, लद्दाख में नहीं रखेंगे। द नो यूनियन टेरिटरी हैज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी के पास भी नहीं है, केवल 6 राज्यों के पास ही है। उसकी भी कंडीशन होती है भाई, उसकी कंडीशन ये होती है कि आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने लोग हैं उसका केवल 1/3 ही रहेंगे, आपको 1/3 से ऊपर नहीं ले सकते आप किसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मान लीजिए यहाँ पे 30 नहीं करता मैं, यहाँ पे 300 करता हूँ, लेजिस्लेटिव में मान लो 300 लोग हैं तो उसको 1/3 करूँगा, तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 से ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब ये कंडीशन होगी अप टू की, 100 से ज़्यादा नहीं ले सकते। दूसरी बात है कि मिनिमम आपके पास कम से कम 40 होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तब जाके लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होगी फॉर्म्ड होगी। बाकी आप जानते हैं सेम राज्यसभा जैसे प्रावधान है, 6 साल का कार्यकाल होता है सभी का, और आपके क्या होता है 1/3 मेंबर के होते हैं, हर 2 साल में आपके क्या होते हैं रिलीज होते हैं और नया अपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लिवाइड बाय द ग्राम पंचायत। अब देखो सेल्स टैक्स जो होता है उस पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है, आपका वो होता है स्टेट का, सेल्स टैक्स जो भी बिका सामान। लैंड रेवेन्यू टैक्सेस में भी आपका क्या होता है स्टेट का होता है। टैक्स ऑन द लोकल फेयर्स, जो भी यानी कि मान लो कि गांव में आपने कुछ भी प्रोग्राम करवाया, फंक्शन करवाया, मेला करवाया, तो टैक्सेस ऑन द लोकल फेयर्स जो होता है उस पर क्या कर सकते ग्राम पंचायत ले सकती है। वैसे मैंने बताया था आपका ये कौन सा आपका था 73rd अमेंडमेंट था, ठीक है। 1988 में ये पेश हुआ था पर उस समय फेल हो गया था राज्यसभा में, मेजॉरिटी नहीं थी किसके पास, राजीव गांधी के पास। पर 73rd अमेंडमेंट जब आपका आता है 1992 में तब ये पास कर दिया जाता है। वैसे इसका जो पहले प्रावधान था सबसे पहले आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है DPSP में। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट जो था उसके तहत आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक
इसके बारे में प्रावधान लिखे हुए हैं। कितने सब्जेक्ट्स में पावर है, सब्जेक्ट्स कितने जिनमें आपका क्या कानून बना सकती है, तो 29 टोटल सब्जेक्ट्स हैं, ये आपने याद रखना। 74 है आपका, वो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, उसमें आपका आर्टिकल 243 कहाँ से पी से आता है और जेड जी तक जाता है, ये आपने याद रखना है। और सब्जेक्ट कितने, 17। तो ये देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एवरी विलेज पंचायत कैन लिवाई द टैक्सेस इन इट्स एरिया, दीज टैक्सेस आर द सर्विस टैक्स ले सकते हैं एट द रेट ऑफ द फिक्स बाय द विलेज पंचायत, सर्विस टैक्स, टोल टैक्स ले सकता है आने जाने का, फी ऑफ द फेयर्स ऑर्गेनाइज इन द अराउंड द विलेज, अगर गाँव के आसपास कुछ फेयर वगैरह लग रहा है, मेला वगैरह लग रहा है, प्रदर्शन वगैरह लग रहा है, वहाँ पे ले सकते हैं। और एग्रीकल्चर लैंड पे ले सकते हैं, वहाँ पे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं, एग्रीकल्चर लैंड पे ले सकते हैं। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था आपका 1992 का, तो इसके तहत आपकी क्या हुई थी, ये फाउंड हुआ था। 29 सब्जेक्ट मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड कुछ कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी 1977 की, हनुमंत राव कमेटी थी आपकी 1983 की, फिर जीवी के राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, दोनों इंपॉर्टेंट 1985-86 की, PK थुंगन कमेटी 1989 की, और आपका कौन सा हरिलाल सिंह खरा कमेटी थी 1990 की। अच्छा, एक तो याद रखना कि जो अशोक मेहता कमेटी थी वो 2 टायर बेस पे थी, ये पढ़ा रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। और इससे पहले एक और थी जो थी आपकी इन्हीं के पिता की थी, बलवंत राय मेहता, इन्हीं के पिता थे, तो उन्होंने हेड किया था। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो 1957-58 के आसपास बनी थी, और इसने 3 टायर फार्मूला दिया था, ठीक है। एक था आपका कौन सा, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक क्या था आपका विलेज लेवल पे, ये था आपका एक विलेज लेवल पर, एक से था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। चले आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर, गवर्नर से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। तो गवर्नर होल्ड इज ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, हाँ होता है, पर मतलब क्या नहीं है, प्रावधान नहीं है उसे निकालने का, मतलब फिक्स नहीं होता, पर हाँ 5 साल का नॉर्मल है, ठीक है ना। जैसे आपका किसका नहीं होता, जैसे सीएम का बोल सकते हो 5 साल का होता है, नहीं बोल सकते हो कि भाई फिक्स्ड है। जैसे प्रेसिडेंट का फिक्स्ड होता है, आपको हटाना है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाओगे, पर किसके साथ, मतलब सीएम के साथ, गवर्नर के साथ ऐसा नहीं होता, फ्रॉम द डेट ऑफ विच एंटर्स इज ऑफिस। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका। ही हैज़ अ पावर टू समन और प्रोरोगेशन, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने उसमें बताया था, समन और प्रोरोगेशन जो पावर होती है, अगर लेजिस्लेटिव की बात की जाए, स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जाए, जिसमें आपकी असेंबली और आपकी काउंसिल दोनों आ जाती है, तो वहाँ पे समन मतलब बुलाना होता है, तो बुलाएगा कौन, आपका गवर्नर ही बुलाएगा। और प्रोरोगेट मतलब सत्रावसान करना, ये भी कौन करता है, आपका वही करता है। सिर्फ जो एडजर्नमेंट होता है, एडजर्नमेंट, ठीक है ना, एडजर्नमेंट, और दूसरा होता है एडजर्नमेंट साइन डी, ये किसके पास होता है, साइन डी, एडजर्नमेंट साइन डी। तो ये होता है आपका, ये फिक्स टर्म, ये आपका क्या होता है, फिक्स टाइम के लिए होता है, उसमें वो बता देगा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हफ्ता, ऐसा। ये फिक्स नहीं होता, नो फिक्स टाइम के लिए होता है। दूसरी बात है, ये किसके पास होता है, तो ये आपका वो होता है आपका जो कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में कौन, स्पीकर आ जाता है, राज्यसभा में आपका चेयरमैन आ जाता है, जो आपका कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। उस तरीके से आपका कौन आ जाता है, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाता है, और स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाता है। तो ये दोनों किसके पास होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। बाकी गवर्नर के पास होते हैं स्टेट में, और सेंटर में होते हैं किसके, प्रेसिडेंट के पास, समन ऑफ प्रोरोगेशन का। तो ये भी सही है आपका। तीसरा लेगा, गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट। मनी बिल पे छेड़ाखानी नहीं करते, याद रखना, मेरा मनी बिल में छेड़ाखानी नहीं होता गवर्नर का, ये हमेशा याद रखना। जैसे आपका सेंटर में ना राज्यसभा, उस पर छेड़ाखानी नहीं कर सकती, ठीक है ना। और रिकंसिडरेशन के लिए गवर्नर नहीं भेज सकता, वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं भेज सकता उसे रिकंसिडरेशन के लिए। और ये तय कौन करेगा, तो भाई सेंटर में तय करता है आपका कौन, लोकसभा का स्पीकर, क्योंकि लोकसभा के पास पावर होती है, तो उसका स्पीकर आपका तय करता है कि कोई बिल क्या होगा, आपका मनी बिल होगा कि नहीं होगा। मनी बिल की अगर बात करो तो आर्टिकल 110 में, और ये एक प्रकार का क्या है, फाइनेंशियल बिल है, एक प्रकार का क्या फाइनेंशियल बिल है, जो आर्टिकल 117 में आता है। तो एक प्रकार का जो आपका मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल होता है आपका, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। तो लोकसभा स्पीकर ये निर्णय लेता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है। तो जैसे वो मनी बिल होता है, फिर लोकसभा के पास पूरी पावर आ जाती है। और पहले क्या ले लिया जाता है, मतलब बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है उससे पहले क्या ले लिया जाता है कि भाई वो पहले क्या कर देता है, उसे फुलफिल कर देता है, या सारी बोल सकते हैं उसे क्या कर देता है, आपका अलाउ कर देता है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर क्या कर देता है, पास करता है। और राज्यसभा में केवल 14 दिन का टाइम होता है, 14 डेज टाइम होता है किसके पास, राज्यसभा के पास, कि भाई उसे अलाउ करना होता है इसे कि सही है कि नहीं है। और ये क्या कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, पर ये लोकसभा में डिपेंड करता है वो रिकंसिडरेशन को माने कि ना माने। बाकी पावर कुछ नहीं होती राज्यसभा के पास, 14 दिन के लिए रोक सकता है, उसके बाद वो माना जाएगा आपका पास।
तो याद रखना, कोई बिल मनी बिल है ये कौन किस पे डिपेंड करता है, लोकसभा स्पीकर के पास। कौन सा आर्टिकल है, 110 है, किसका पार्ट है, फाइनेंशियल बिल का पार्ट है, 117 में जो आपका आता है। लास्ट तो अपने आप ही गलत हो गया, तो सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द 2 और मोर स्टेट। अभी तो मैंने बताया तमिलसाई सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन का नाम बताया था ना। तो इनको एडिशनल चार्ज नहीं मिला हुआ क्या, एडिशनल चार्ज मिला हुआ भाई, किसका था, एक तो तेलंगाना का था और अब ये पुदुचेरी का मिल गया। और छोड़ो, आपके जो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो आपके महाराष्ट्र के हैं, उनको महाराष्ट्र और गोवा दोनों का मिला हुआ है। और बात करते हैं यूपी की और जो आपकी एमपी की है, तो वो कौन है आपकी, आनंदीबेन पटेल, है ना। तो इन्हें भी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। तो ये गलत लिखा हुआ है कि सेम पर्सन नहीं हो सकता एक या एक से ज़्यादा आपके स्टेट्स का, तो ये गलत है आपका। तो आप पढ़ लेते हैं, देखो इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं। तो लिखा गवर्नर, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट्स, ही एक्ट एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही होल्ड हिज ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ द 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स हिज ऑफिस, ही हैज़ द पावर ऑफ द समन ऑफ द प्रोरोगेट द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो था इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन कर रखा है कि एक ही व्यक्ति क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा आपके क्या हो सकता है, स्टेट्स का लिए क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। तो ये आपका याद रखना, 7th अमेंडमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट 1956 का। ही कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें पावर नहीं होती, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर कॉल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप जानते बताया था मैंने। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 153 में इसका जिक्र है, सेज द देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर द ईच स्टेट्स। क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 की उसकी एज होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके पास कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस नहीं होना चाहिए होल्ड करने के लिए, और ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन एंड एनी अदर स्टेट्स, वो ठीक है ना, आपका क्या मेंबर नहीं होना चाहिए। वैसे एक कंडीशन होती है कि अगर कोई भी गवर्नर तभी बनेगा जब, अगर मान लो जैसे भगत सिंह कोश्यारी थे, तो ये आपके नेता हैं, या आपकी कौन आनंदीबेन पटेल है, तो ये नेता रही हैं। तो एक कंडीशन बोलते हैं कि कम से कम 2 साल से उनका क्या होना चाहिए, राजनीति से संन्यास होना चाहिए, तब जाके बनती है, पर बना दिया जाता है। तो ये था आपका आज का बोल सकते हैं ईपीएफओ का टॉपिक, जो क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में बेल आइकन आपको दिख जाएगा, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन या जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाएंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। अगर आपको वहाँ से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है मेरी वीडियोज़ का, तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। इसी के साथ मैं फेसबुक पे भी लिंक डाल देता हूँ वीडियो का, तो वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।